हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मूवी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं बोर्ड की विषय इतिहास अर्थात हिस्ट्री के अध्याय 4 अर्थात चैप्टर 4 में जो शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यह पूर्ण रूप से 10वीं वर्ग के इतिहास विषय का NCERT बुक पर आधारित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर पहले का जो हिस्ट्री के जो शुरुआती अध्याय का जो वीडियो है या फिर साइंस का है, फिजिक्स का या मैथ का, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, हम देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। 10वीं बोर्ड के लिए भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड, राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं सांस्कृतिक एकीकरण का अगर आभास होने लगता है, जब आपको आभास होने लगता है एक विशेष क्षेत्र में, तो राष्ट्रीय चेतना का उदय समझा जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी था, उसके पूर्वार्ध तक भारत क्या था, तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय एकता के सूत्र में बांधने वाला तत्व का बहुत बड़ा अभाव था। ठीक है, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी एक तरह की नहीं थी। राष्ट्रीय एकता में काफ़ी कमी देखी जाती थी, क्योंकि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद हम देख रहे हैं, तो भारत में उस समय जो था, एक समान लक्ष्य एवं समान सरोकार किसी के पास नहीं था। यही कारण है कि जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे ऐसे काम होने लगे जिससे ये कमियां धीरे धीरे क्या हो गया, तो दूर होने लगा। और इस तरह से वहाँ क्या होता है, तो भारत में राष्ट्रवाद की विकास होती है। अगर शॉर्ट रूप में यहाँ पर हम देखना चाहें राष्ट्रवाद क्या है, तो डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, एकता का संचार करती है। क्या करती है? तो कहा जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो हमको लिखना होगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, एकता को संचार करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अच्छा, ऐसा राष्ट्रवाद जो भारत में उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्या क्या रहे होंगे, आखिर किस कारण से उदय हुआ राष्ट्रवाद का, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ में सबसे पहले आता है लॉर्ड लिटन की नीति। तो लॉर्ड लिटन की नीति क्या हुआ, तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिससे देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाने लगी। क्या की जाने लगी? तो जो प्रेस था, और उसका अधिनियम आया 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो भारतीय प्रेस थे उस पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे और उस पर दंड लगाया जाने लगा। और 1879 का आर्म्स एक्ट था, इसके तरह अवैध हथियारों को रखना अवैध कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, तो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन थे, वह यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया, और लागू करके क्या किया कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तथा 1889 में जो आर्म्स एक्ट आया, इसके तहत भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, कि अब वे अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए फिर लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ। जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे, तो इसके समय में 1883 ईस्वी का इल्वर्ट बिल आया, जो कि यूरोपियों द्वारा विरोध के माध्यम से फौजदारी मुकदमा सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। इसका मतलब समझिए कि इसमें क्या हो रहा था। तो लॉर्ड रिपन की जो नीति आया, और इसके तहत हुआ कि जब यूरोपियों द्वारा विरोध किया जाने लगा इल्वर्ट बिल का। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते थे।
एक तरह से कहिए कि यह नया रूल आया था और भारतीय के हित में आया था। और आपको मालूम होगा कि लॉर्ड लिटन के समय में ही 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो ये हुआ, यह भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और फिर आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन की नीति क्या हुआ? तो ये 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जिससे नगर पालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो हमारे योग्य विधान रचते हैं, नियम बनाते हैं, और उसमें एक सामाजिक समरसता रहती है। लेकिन यह क्या किया कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि ना करके बल्कि गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में इसे वृद्धि करने लगा। और दूसरा 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय में आया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, क्या हुआ इसमें कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया, लेकिन फिर से 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कहा तो गया कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर्जन ने जो किया वह प्रशासनिक मतलब सहूलियत के हिसाब से किया, लेकिन रियल में था सांप्रदायिक आधार पर यह जो था 1905 का बंगाल विभाजन। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय जो थे काफ़ी रोष में हो गए जब ये विभाजन हुआ। इसके कारण भी राष्ट्रवादी भावना जो है बहुत जोर शोर से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसके कारण जो थे यह भारतीयों को एक तरह से कहें कि राष्ट्रवाद की भावना उदय में बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1905 में भारत का विभाजन हुआ था, हम लोग सब जानते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और मालूम है कि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम पक्ष वाला लोग था तो उसको एक तरह से समर्थन दिया, और पश्चिमी जो बंगाल था वो हिंदुओं का संख्या था तो वहाँ पर कुछ कम ध्यान दिया। तो इस तरह से फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ये काम किया गया था। अब आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का संरचनात्मक प्रयास। लॉर्ड डलहौजी का किया तो रेलवे, टेलीग्राफ, व्यवस्थित परिवहन, जिससे दूरियां कम होने लगी और वैचारिक आदान प्रदान बढ़ने लगे। अब जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 1853 में भारत में प्रथम रेलवे चली, ठीक है, 1853 में बम्बई से थाने के बीच। तो ये तो हम लोग को मालूम ही है। तो इसके काम में संरचनात्मक कुछ कार्य हुए, टेलीग्राफ का भी काम हुआ, परिवहन भी हो गया, जिससे क्या हुआ कि आपस में लोग मिलने जुलने लगे, दूरियां कम होने लगी, जल्दी एक दूसरे जगह पहुंच जाते थे, अपनी बातों को पहुंचा पाते थे। तो यह राष्ट्रवाद के उदय में भी एक बड़ा कारण बना। आर्थिक कारण क्या था? तो भारत से कच्चे माल का निर्यात होने लगा, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के अंग्रेज अपने यहाँ बनाते थे और फिर वो बना बनाया माल ला कर के यहाँ बेचते थे, तो दोहरा मार पड़ रहा था। यहाँ के कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और फिर वहाँ से बना हुआ माल यहाँ बिकता था, तो एक बाजार का भी काम करने लगा। दूसरा क्या हुआ? तो भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और आयातित वस्तुओं पर आयात घटा दिया गया। यहाँ जो भी बनते थे उसको यहाँ से अगर बाहर भेजना होता था तो उस पर अंग्रेज़ ने प्रतिबंध लगा दिया, और बाहर से जब आता था, यहाँ आयात होता था सामान इंडिया में इंग्लैंड से, तो उस पर आयात शुल्क देखिए हटा देता है। आगे क्या होता है? कुटीर एवं कृषि एवं कुटीर उद्योग का धीरे धीरे विनाश होने लगा, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में तो वहाँ बड़े बड़े मशीन लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बिछ गई, और वहाँ से जो उत्पादन माल होता था तो सस्ता होता था, जाहिर सी बात है। तो कुटीर एवं जो कृषि उद्योग थे यहाँ विनाश होने लगे। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। उनको कहना था कि यह भारत से जो धन है वह इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी को और भी जानते हैं अपने नाम से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। और इनको एक और भी नाम से जाना जाता है, मिस्टर नैरो मेजोरिटी, मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। और भी ये बुक लिखे थे
पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर सामाजिक कारण क्या थे। आखिर जो भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ तो प्रजातीय भेदभाव की नीति, इसमें क्या था, अंग्रेज अपने को उच्च कुल के मांगते थे, अपने को गोरा समझते थे और इंडियन को काला समझते थे। इसके वजह से भेदभाव करते थे। सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण नीति थी। जो भी सरकारी सेवा में अगर भारतीय नियुक्त हो जाते थे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, ढंग से इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, उनको हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो इस कारण भी राष्ट्रवाद का भारत में उदय हुआ। धार्मिक कारण क्या रहे, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का धार्मिक कारण देखिए, इन बिंदुओं से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार होने लगा। इस समय में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होने लगे। इसी क्रम में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय करते हैं। और आपको मालूम है कि 1829 में इन्हीं के परिश्रम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, वो सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। और आर्य समाज भी इसी समय 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और फिर यही जो किसान आंदोलन में काफ़ी सशक्त रूप से जुड़े और संगठन भी बनाए और फिर अखिल भारतीय स्तर पर भी बनाए। हम आगे देखेंगे इस बात को। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किया गया। फिर सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी 1784 में धर्म ग्रंथों का अनुवाद होने लगा। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, भारत से अंतर संबंध, तो ये सारे कारण जो रहे, इस कारण से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। क्योंकि जो विधवा पुनर्विवाह हुआ तो लगा कि ये तो भारतीय संस्कृति से अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो लगा कि भारतीय संस्कृति से अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको धार्मिक कारण भी मुख्य है राष्ट्रवाद के उदय में। अब विश्व युद्ध के सेंस में देखते हैं कि आखिर इसका क्या रोल रहा राष्ट्रवाद के उदय में भारत में। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध दो भाग में बांटा गया था। एक थे मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्तियाँ थी। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था, जबकि केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया था और फिर हंगरी था। अब देखिए यह कारण क्या बना, तो युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेदार सरकार का आश्वासन दिया गया था। और दूसरा क्या था, तो रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि होने लगी। तीसरा क्या था, तो 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई। और देश विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि 1913 में लाला हरदौल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हो गई। तो ये जो सारे कारण थे फ्रेंड्स, यह राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख रोल निभाया। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यह क्रांतिकारी नेता लोग का प्रभाव रहा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के नरम एवं गरम दल का एकीकरण हो गया और अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जो थे, कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच समझौता करा दिए। क्या हुआ, तो इसमें थे अंबिका चरण मजूमदार, जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी कराए। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष हो जाता है, मतलब आगमन हो जाता है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसमें देखना था क्या कि अंग्रेज लोग कहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपको क्या करेंगे कि आपको आज़ादी का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे, आपको आज़ादी के तरफ हम बढ़ेंगे और बहुत सारी रियायतें देंगे। ऐसा हुआ नहीं। रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि होने लगा युद्ध से, और वो सब इंडिया से भरपाई करने लगा लोग। 1915-17 में एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक जानते हैं, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो गई। और लाला हरदयाल जो थे वह विदेश में ही एक क्रांतिकारी संगठन इन्होंने बनाया, गदर पार्टी।
ठीक है। तो लाल बाल पाल जो थे ये लोग गरम दल के नेता थे, इनका प्रादुर्भाव हो जाता है 1916 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में। इसमें नरम और गरम दल दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों में बट गए थे कांग्रेस, तो यहाँ पर एक हो जाता है लोग। और फिर महात्मा गांधी, जैसा कि मालूम है कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इंडिया आए, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन सारे बातों को हमें ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कि परिणाम आखिर क्या हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम होता है कि महंगाई अपने चरम पर हो गया। जाहिर सी बात है कि युद्ध में माल जाल की हानि हुई, महंगाई बढ़ गया, मजदूर, दस्तकार एवं किसान प्रभावित होने लगे, इनके रोजगार छिन गया और आयात रुक गया। फलतः भारतीय उद्योग धंधे और औद्योगिक वर्ग का जन्म होता है। भारतीय उद्योग धंधे फले फूलने लगे, उद्योगपति वर्ग धीरे धीरे जन्म होने लगा। राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास हुआ। अच्छा, इस समय हुआ क्या कि अब जो थे बहुत सारे देश चाहते थे हम स्वतंत्र हों, लेकिन इन राष्ट्रों के द्वारा क्या हुआ, तो अपने उपनिवेशों पर और कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। इसी तरह भारत में इंग्लैंड भी किया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। और फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और यह जो देखते हैं फ्रेंड्स, ये सारे परिणाम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब हम लोग जरा राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ देखेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के चरण कैसा कैसे रहा, तो प्रथम चरण में माना जाता है 1885 से 1905 तक। 1885 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ एओहेम के द्वारा। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। और फिर तृतीय चरण माना जाता है 1919 से 1947 तक, इसको गांधी युग भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला, सविनय अवज्ञा 1930 से 34 चला, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के बाद के परिणाम के रूप में देखे जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट में कि क्या क्या हुआ। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ यह हुआ 1920 में। कब हुआ शुरुआत, तो यह हुआ सितंबर 1920 में। किसकी शुरुआत होती है, तो असहयोग आंदोलन की, क्योंकि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, और 1 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई तथा स्वशासन की जगह पर स्वराज्य का लक्ष्य केंद्रित किया गया। क्योंकि पहले जो इसका लक्ष्य था क्या था, तो स्वशासन था, लेकिन अब स्वशासन के जगह पर स्वराज लक्ष्य केंद्रित किया गया। जो 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था यह निर्णय 1 दिसंबर को, वही इसकी पुष्टि हो गई 1 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में। और फिर यहाँ से असहयोग आंदोलन की शुभारंभ हो जाती है। अब प्रथम जन आंदोलन इसको कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापक स्तर पर अधिकांश वर्गों की इसमें भागीदारी थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रथम जन आंदोलन किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920। अब देखिए, रॉलेट एक्ट आया 1919 में। इसका कारण क्या हुआ, तो बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था किसी भी भारतीय को। इसे काला कानून कहा गया। इसे कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं, मतलब बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के यह कानून कहा गया रॉलेट एक्ट। और इसमें क्या बातें थी, तो और इसमें फ्रेंड्स कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो अमृतसर है शहर पंजाब में, वहाँ डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर इसमें होता है क्या कि जब ये रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट आने के बाद यह जो उस समय के जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वह एक न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे।
सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दिया और यह समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सुझाव दिया और फिर अंत में 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा में यह पारित कर दिया गया। जब यह पारित कर दिया गया तो हमारे जो भारतीय नेता थे इसका विरोध किए और विरोध किए 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। फिर कई जगहों पर हिंसात्मक आंदोलन भी होने लगे और यह अंत कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड के रूप में इसका अंत होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ तो गिरफ्तारी के विरोध में अभी मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर सतपाल थे और सैफुद्दीन किचलू उनको अरेस्ट जब किया गया तो अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि पंजाब में अमृतसर में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के आदेश से गोली चलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एक्चुअली बात था कि बैसाखी का उस दिन पर्व था तो मेला घूमने भी लोग आए थे और वहीं पर जो ये सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर जो सत्यपाल थे उनके गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रही थी तो लोग यहाँ पर भी आ गए थे। आप जानते ही हैं उसको निकलने के लिए एक ही रास्ता था तो अंधाधुंध गोलियां चलाया जनरल डायर के आदेश पर जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे या रविंद्रनाथ टैगोर कहिए अपनी नाइट की उपाधि एवं गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन हुआ और भारतीय लोगों ने मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया था। ये एक बात आपको याद रखना है। अब देखिए खिलाफत का मुद्दा तो तुर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीयों द्वारा 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया यह आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स और थोड़ी सी बातें देख लेना है कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष किसको चुना गया तो महात्मा गांधी को। अच्छा खिलाफत आंदोलन जो था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन जो थे तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था मतलब तुर्की का जो सुल्तान होता था खलीफा वह मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था तो उसको ऐसा भ्रम फैला कि उसको हटा दिया जाएगा और बहुत सारे शर्तें लाद दिया जाएगा तो इस्लाम धर्म के प्रचार में कमी आएगी। तो इसलिए भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक अच्छा रास्ता है तो इसलिए उनका ये अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट कर दिया और लोगों ने इनको फिर अध्यक्ष बना दिया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें विध्वंसक कार्य कौन कौन से हुए तो ये सारी बातें देखते हैं कि उपाधि एवं अवैतनिक पदों का त्याग किया जाने लगा। जो भी उपाधि लोग लिए थे उसको त्याग देने लगे और उसको लौटा देने लगे और अवैतनिक जो भी पद था उसको भी छोड़ने लगे लोग। सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया जाने लगा। सरकारी स्कूल कॉलेज का भी लोग बहिष्कार करने लगे और विदेश में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा और विधान परिषद में चुनाव का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं इसमें रचनात्मक कार्य कौन कौन से हुए। ये जो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी भारत में तो इसमें क्या हुआ तो न्यायिक कार्य पंचों के द्वारा हुआ कि अब सरकारी न्यायालय में नहीं जाना है, जो पंच मिल करके न्याय कर देंगे, जो फैसला सुनाएंगे उसको मानना है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना राष्ट्रवाद के भावना को विकास हो रहा था, अपना देश के सिस्टम को चलाना था। राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना की जाने लगी। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाया गया तथा तिलक के स्वराज कोष की स्थापना की गई। और आपको मालूम होगा कि बहुत जल्द ही 1 करोड़ तिलक स्वराज कोष में बहुत जल्द जमा हो गया था राशि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। ये सारी बातों को एक दो बार आप देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा फ्रेंड्स। अब देखिए उस समय हुआ क्या तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में
5 फरवरी 1922 को भीड़ द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया। तत्पश्चात 12 फरवरी को बारदोली में बैठक कर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। जैसे असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय एक सभा जो हो रही थी आंदोलन के रूप में, जो सभा गुजर रही थी एक थाने से होकर के, तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा एक जगह है जहां पर 5 फरवरी 1922 को जो भीड़ जा रहा था उस पर पुलिस कर्मियों ने कुछ फायरिंग कर दिया, जिसके विरोध में थाना में घुस करके और पूरे भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को कहा जाता है जिंदा जला दिया। इससे बहुत दुखी हुए गांधी जी और फिर अंततः ये 12 फरवरी को ये एक बैठक किए और उसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। अब इसके देखिए परिणाम क्या होते हैं असहयोग आंदोलन के जो स्थगित किया गया, तो खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता भी इससे प्रभावित हुई, स्वराज का लक्ष्य अपूर्ण ही रह गया, जैसा कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य लिया गया था स्वराज प्राप्ति का, कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई, अंग्रेजी सत्ता की नींव इससे हिल गई। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह भी मेन पार्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह दूसरा जन आंदोलन था। मैंने पहले भी बताया कि जो असहयोग आंदोलन था 1920 में जो शुरू हुआ वह पहला जन आंदोलन था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। जन आंदोलन के मतलब लगभग गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सभी लोग साथ दिए इसमें, इस आंदोलन में। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब साइमन कमीशन देखिए, भारत में संवैधानिक सुधार पर विचार करने के लिए नवंबर 1927 में यह गठित हुआ था और 7 सदस्यीय श्वेत कमीशन जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। यह जो साइमन कमीशन बना फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व साइमन कर रहा था, 7 सदस्यीय था और सातों के सातों ये श्वेत थे। श्वेत का मतलब, कहने का मतलब कि इंग्लैंड के ही थे, एक भी भारतीय नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत के विधि व्यवस्था के बारे में विचार करना है और वह सब लोग अंग्रेज रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा चीज़ तो होगा नहीं, वह तो उसे सही न्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भारतीयों ने ज़बरदस्त विरोध किया। फिर 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा, तब इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया और इसी विरोध में आपको मालूम होगा कि लाला लाजपत राय को ज़बरदस्त लाठियों से प्रहार हुआ और अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज ताबूत का किल सिद्ध होगा। तो बाद में हुआ भी कि अंग्रेज यहाँ से जाना पड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट, अब ये बहुत ज़रूरी है। नेहरू रिपोर्ट, तो फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें बर्कनहेड के संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की गई। इसको थोड़ा फिर से देख लेंगे एक बार कि 1900 फरवरी में क्या हुआ। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन, जिसने बर्कनहेड के संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार किया और डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की। कहने का मतलब जो बर्कनहेड था फ्रेंड्स, उसको कहना था कि भारतीय लोग एक हो ही नहीं सकते, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोग सब सर्वमति से एक नियम कानून बना लीजिए। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट तैयार किया और यह पेश किया, मतलब उसका जवाब दिए। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। कब? 1928 में। अब आगे चलिए, 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने सरकार के खिलाफ वातावरण का निर्माण किया। ज़बरदस्त मंदी आ गया 1929-30 में। तो यह भी इससे क्या हुआ, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने लगा, जिस कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा और यह राष्ट्रवाद के भावना को प्रबल होने में काफ़ी मदद की। आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग। अब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, मध्यरात्रि को फहराए थे, और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ दिया। कब? 31 दिसंबर 1931 को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में लाहौर में। अब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता
दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब? 26 जनवरी 1930 को। आगे फिर क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं। तो गांधी का समझौतावादी रुख हुआ। गांधी चाहते थे कि समझौता से काम चल जाए। तो क्या हुआ कि आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखा, परंतु उसे मानने से इनकार किया और दमन चक्र को तेज कर दिया। जो वायसराय लॉर्ड इरविन था उसके सामने गांधी जी बोले कि मेरा 11 सूत्रीय मांग है, इस पर आप विचार कीजिए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन यह इरविन जो था इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि मिलना भी नहीं चाहा गांधी जी से। तो अंत में क्रुद्ध होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में देखिए दांडी मार्च आता है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। साबरमती कहाँ है? यह भी गुजरात में है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी, यह पूछता है कितने अनुयायी के साथ है, गांधी जी हो गए तो मतलब 79 लोग थे, साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। इसको तय करने में कुल 24 दिन का समय लगा था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम क्या होता है? हर स्थान पर नमक कानून का प्रतीकात्मक विरोध किया जाता है। स्थानीय स्तर पर सरकारी कर का विरोध, जैसे बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो समुद्र तट नहीं था बिहार में ना, तो कैसे नमक कानून वाली बात की जाती, तो इसलिए यहाँ चौकीदारी कर का विरोध किया गया। महिलाएं शराब की दुकान के आगे धरना देने लगी। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, ठीक है। और फिर क्या हुआ? तो खादी एवं चरखा का उपयोग धड़ल्ले से किया जाने लगा। इसका प्रसार देखिए दूसरी जगहों पर भी हुआ। पेशावर में सीमांत गांधी के नाम से मशहूर थे खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। फिर विवश हो जाता है इरविन और गांधी के साथ पैक्ट करता है। तो क्या हुआ इसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने वायसराय इरविन को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। यही गांधी जी पहले बोले समझौता कर लो, तो नहीं माना और अंत में इसको करना पड़ा आंदोलन के बाद। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन स्थगित हो गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने पर सहमत हो गए, लेकिन फिर वहां से वे निराश लौटते हैं। इरविन राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमत हो जाता है। यहाँ पर एक बात जान लें कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में। दूसरा गोलमेज कब हुआ? तो 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। और गांधी जी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने कितने गोल में भाग लिए थे और किस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम हुआ कि सामाजिक आधार पर यह विस्तृत हो गया, इसका विस्तार होने लगा और आर्थिक बहिष्कार से आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फलतः भारतीय उद्योगों को लाभ होने लगा। जो विदेश से आता था, आयात होता था, उसका लोग बहिष्कार करने लगा। इससे भारतीय उद्योग धंधे फलने फूलने लगे। और 1935 में भारत शासन अधिनियम जो बना, यह इस आंदोलन का जबरदस्त परिणाम था। किसका आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसान आंदोलन में क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह बहुत प्रमुख है। चंपारण के किसान अंग्रेजी के तिनकठिया पद्धति से पीड़ित थे, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब ये तिनकठिया प्रथा था कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इसको तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। इससे किसान परेशान थे, क्योंकि उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती थी नील की खेती करने से।
अब देखिए 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के परिणाम तिनकटिया प्रथा क्या हुआ, तो समाप्त कर दिया गया। और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर किसके बुलावे पर आए थे चंपारण गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए थे। यह क्या थे, तो ये किसान थे। यह कहाँ दे थे निमंत्रण गांधी जी को आने के लिए, तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था गांधी जी को। तो ये सारे भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए खेड़ा आंदोलन, तो गुजरात के खेड़ा जिले में लगान में वृद्धि की गई, जिसके खिलाफ 22 जून 1918 को गांधी जी ने सत्याग्रह किया। कब, 22 जून 1918 को खेड़ा आंदोलन गुजरात में। ठीक है, तो यह भी इससे संबंधित था। अब आगे देखते हैं, तो मोपला विद्रोह इसी में आता है फ्रेंड्स। मोपला विद्रोह यह कहाँ होता है, तो 1917 में केरल के मालाबार तट पर किसानों का विद्रोह होता है, जिसके नेता अली मुसालियार थे। कहाँ होता है मोपला विद्रोह, तो केरल में मालाबार तट पर, जिसके नेता अली मुसालियार थे। और कब, तो 1917 में। केरल की राजधानी मालूम ही है, तिरुवनंतपुरम है अभी। अब बारदोली सत्याग्रह देखिए होता है फिर फरवरी 1928 में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि कर दी गई, जिसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में सत्याग्रह किया गया। और उसी में उन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार की इनको उपाधि दी। कहाँ हुआ था बारदोली सत्याग्रह, तो गुजरात में 1928 में। किस लिए काम किए, तो लगान वृद्धि कर दिया गया था, इसी के विरोध में। अब किसान सभा देखते हैं। यहाँ किसान सभा का संबंध बिहार से भी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। तो फ्रेंड्स किसान सभा आता है 1922-23 में। शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की। कहाँ, 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा में, कहाँ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहटा में और सोनपुर में 1929 में किसान सभा की स्थापना की गई। और फिर 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिनके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ये बिहार से भी रिलेटेड है, क्योंकि बिहटा और ये जो सोनपुर बिहार में है, तो ये काफ़ी अहम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए क्या होता है। फिर मजदूर आंदोलन पर थोड़ा हम लोग चर्चा करें, तो 1917 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के प्लेग बोनस की कटौती के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। फलतः बोनस बहाल किया गया, राशि 35% निर्धारित की गई। देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर अहमदाबाद में प्लेग फैल गया, तो इसके कारण मजदूर लोग भागने लगे। तो कंपनी में जो काम कैसे होगा, इसके लिए कंपनी के जो मालिक था वो कहा कि नहीं, आप लोग यहीं रहिए और काम कीजिए और आपको बोनस दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर इस तरह से मजदूर लोग रुक गए, अपना काम करने लगे। अब जब ये बीमारी समाप्त हो जाता है, तो उसके जो मालिक लोग होते हैं फैक्ट्री के, वो कहते हैं कि अब बोनस नहीं देंगे। तो फिर वहाँ विरोध उत्पन्न होता है। फिर वहाँ गांधी जी पहुँचते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि 50, वहाँ के मजदूरों का कहना था कि 50% हमको चाहिए जो बोनस मिलता है, और वहाँ के मिल मालिक का कहना था कि 20% देंगे। तो गांधी जी के फिर इंटरफेयर से 35% राशि देने पर लोग सहमत हो गया, और ये मजदूर जो आंदोलन था समाप्त होता है। अब देखिए फिर इसमें क्या देखना है, तो 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। ठीक है, 1920 में 31 अक्टूबर को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनते हैं। और मार्च 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय विद्रोह। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में 1916 में रंपा विद्रोह, जिसके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे, यह आंध्र प्रदेश में हुआ। क्योंकि वहाँ जो खेती की जाती थी और जंगल पर ये जो चारागाह का काम करते थे, तो इसका विरोध किया गया, नियम बना करके इस पर नियंत्रण करने लगे
अंग्रेज़ लोग, तो इसके विरोध में ये छापामार लड़ाई लड़ते थे। इससे तंग आकर के फिर अंग्रेज़ पकड़ लिया अल्लूरी सीताराम को और वह गोली मार दिया। इस तरह इनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी जनजातीय आंदोलन था। उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ, लेकिन एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ये अहिंसक विद्रोह था। जो खोंड विद्रोह था ये, अब यहाँ देखते हैं 1914 से 1920 तक में जो छोटा नागपुर के उरांव जनजाति को अहिंसक आंदोलन कहा जाता है, जिसका नेतृत्व ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके नेता जतरा भगत थे। ठीक है, इसको ताना भगत आंदोलन कहा गया, जिसके नेतृत्व जतरा भगत थे। यह छोटा नागपुर में उरांव जनजाति के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न दल इसमें उत्पन्न होते हैं। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में गठन होता है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। और इसके महासचिव कौन थे? तो A.O. हुम थे। A.O. हुम थे, जो कि ब्रिटिश सरकारी सेवक थे, जो रिटायर हो गए थे और फिर ये गठन किए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दल में बट गया। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी बोस नहीं, बल्कि रास बिहारी घोष थे, आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। तो 1920 में मानवेंद्र नाथ, M.N. राय कहा जाता है, 1920 में M.N. राय के द्वारा, मतलब मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। फिर दिसंबर 1925 में सत्य भगत ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और 1929 में M.N. जोशी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन AITUF की स्थापना की जाती है। और फिर अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव थे। कब? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल, जिसे मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, और साथ साथ राम मनोहर लोहिया और बाकी लोग भी थे। चलिए, वामपंथ का प्रसार मजदूर संघ एवं किसानों के बीच दिन पर दिन यह बढ़ता ही जा रहा था। राष्ट्रवाद का विकास भारत में बहुत तीव्र गति से हो रहा था। इसी बीच अब देखते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है, ये इसके अंतर्गत देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों से एक अलग संगठन बनाने की बात किया। और अक्टूबर 1906 में मोहसिन उल मुल्क ने आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से मुलाकात की। और अतः 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? मांगों के आधार पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिकता की बीज बोया गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। कहने का मतलब कि ये जो फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मुस्लिम से अलग संगठन बनाने को कहा और वे इसके लिए मान भी गए। मोहसिन उल मुल्क ने आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से मुलाकात की और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फिर स्थापना होती है। मुस्लिम लीग के मांग पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता के बीज बो दिया गया, क्योंकि 1909 में जो फ्रेंड्स था मार्ले मिंटो सुधार, ये मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया और यहीं से भारत और जो पाकिस्तान था बनने का रास्ता आसान हो गया। क्योंकि इस समय ये मिंटो कहा था कि हम लोग 7 करोड़ मुसलमान को अपने पक्ष में करने में सफल हुए, तो इस तरह भारत की बर्बादी अब निश्चित है और हम लोग लंबे समय तक यहाँ पर राज कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी आता है। तो स्वराज पार्टी 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। क्यों? क्योंकि 1922 में ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर के मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब? 1923 में। तो मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसके नेता थे चित्तरंजन दास अर्थात CR दास और दूसरे नेता थे मोतीलाल नेहरू। स्थापना का कारण क्या था? तो निर्वाचन में भाग लेकर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना।
इसके उद्देश्य क्या थे? तो 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार करना और काउंसिल में प्रवेश कर सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर जनमत तैयार करना, और तीसरा ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों का विरोध करना। ये सारे उद्देश्य थे स्वराज पार्टी के। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS, इसका नाम अक्सर आप लोग सुनते होंगे। तो इसका मुख्य अवधारणा था हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, मतलब हिंदू पर मुख्य रूप से ये फोकस था RSS। इसकी स्थापना होती है 1925 में। KV हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? तो 1925 में KV हेडगेवार, कौन? KV हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। और इस तरह से यह जो संघ था बहुत जल्द ही बड़ी भारी पैमाने पर बढ़ने लगा और लोग इसके समर्थक होते जाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको यह ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य फिर क्या हुआ? तो हिंदू नवयुवकों में अनुशासिक एवं चारित्रिक भावना का विकास कर राष्ट्र का निर्माण करना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से था कि हिंदू नवयुवकों में अनुशासित एवं चारित्रिक भावना का निर्माण करके और फिर राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा देना था। अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा। तो यह है बहुत बिल्कुल याद रखने वाली बात है सारी बातें। 1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में भारत लौट आते हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी के द्वारा किया जाता है और वर्ष 1930 में चटगांव छापामार दल के नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था, जिसका उपनाम था मास्टरदा। किनका? सूर्य सेन का दूसरा नाम मास्टरदा भी था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और इससे आगे भी और कुछ बातें हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा बुलंद किया राम प्रसाद बिस्मिल ने। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिक क्रांति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह धीरे धीरे व्यापक पैमाने पर बढ़ा और अंततः यहाँ से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो इसे लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे और शेयर कर देंगे। मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।